दुनिया भर में सबसे ताकतवर लॉबीज में से एक है मेडिकल लॉबी। Madhya Pradesh now has reached 20 innocent children have been poisoned because of a cough syrup. 7 of them died. All 7 underwent angioplasty. The so-called doctor was no doctor at all. Police have arrested the owner of Thresan Pharmaceuticals. That's the firm behind the contaminated cold drift cough syrup linked to the death of at least 22 children under 5, primarily in Madhya Pradesh. आप मार्केट से जो भी खरीदेंगे, क्या उसमें ऐसे पदार्थ हैं जो आपको धीरे धीरे बीमार करेंगे, ये तक कंट्रोल करती है मेडिकल लॉबी। इसी लॉबी ने 21 बच्चों की जान ले ली और न जाने कितनी जाने जाना अभी और बाकी है। इन मासूमों का क्या कसूर था? 7 साल का बच्चा, 7 महीने का बच्चा, 3 साल का, 5 साल का। ऐसा नहीं है सिर्फ एक सिरप ने इनकी जान ले ली है, इन्हें मारा है इस पूरे सिस्टम ने। डॉक्टर्स का बाजार पर किस कदर कंट्रोल है, इसे आप सामान्य उदाहरण से ऐसे समझ सकते हैं कि कई जगहों पर डॉक्टर खुद ये कहता है कि जूस सिर्फ रियल का ही पीना, बाहर से ताजे फलों का मत पीना, गंदा होता है। यानी खाने की चीज़ों में जहर घोला जा रहा है और उसे घर घर पहुंचाया भी जा रहा है डॉक्टर्स के द्वारा। एविडेंस से पता चलता है कि जिन देशों में कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, वहाँ WHO द्वारा सजेस्ट की गई एविडेंस बेस्ड हेल्थ पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि पूरी लॉबी कॉर्पोरेट की इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलकर टोबैको, अल्कोहल प्रमोट करने लग जाती है। मेक श्योर करती है कि कोई पिज़्ज़ा खाए तो उसका चीज़ ओबेसिटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए, लोगों का मोटापा बढ़े और उन्हें बीमारियाँ हों। ऐसे कैंपेन्स चलाए जाते हैं जो अनहेल्दी कंजप्शन को नॉर्मल और एक्सेप्टेबल दिखाते हैं। आप बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की कैंटीन में जाइए, आप क्या वहाँ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड नहीं देखते? क्या वहाँ नहीं बिकता? ये एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है ताकि पब्लिक परसेप्शन और पॉलिसी को अपने फ़ायदे में बदला जा सके। इसके बाद भी इस लॉबी का जब पैसों से पेट नहीं भरता, तब शुरू होता है एक और घिनौना काम, जिसका कारोबार हज़ारों करोड़ का खुलेआम चल रहा है। वो है नकली दवाएं। मंत्रालयों से लेकर छोटे छोटे रिटेल व्यापारी तक सभी इसमें शामिल हैं। फिर यही फार्मास्यूटिकल कंपनियां राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड देती हैं, उन्हें चंदा देती हैं चुनाव लड़ने के लिए। आधार पूनावाला ने पिछले चुनावों में भाजपा को चंदा दिया था। हमारे यहाँ एक कहावत है, अगर जल्दी अमीर बनना है तो खूब पैसा कमाना है, डॉक्टर बनो या फिर दवाइयाँ बेचो। 2 रुपए की लागत वाली दवा बाजार से होते हुए आपके घर तक आते आते 200 की हो जाती है और फिर भी वो नकली होती है। अभी मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो मासूम बच्चों की जान खांसी की दवा से हो गई, उसे अखबारों के किसी कोने में छोटी सी खबर बनाकर दबा दिया गया। क्या कोई कमेटी बनाई गई जो जांच करती कि कहां कहां नकली दवाओं के कारोबार चल रहे हैं? उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जो राजधानी से जुड़े हुए हैं, सबसे बड़े हब हैं नकली दवाओं के, लेकिन कोई जांच, कोई छापेमारी बड़े लेवल पर हो ही नहीं सकती। तो सवाल बनते हैं कि कैसे और किसकी निगरानी में फल फूल रहा है नकली दवाओं का बाजार और कौन है इन मासूमों की मौत का जिम्मेदार? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। फेक और काउंटरफीट मेडिसिन का खतरा साल दर साल बढ़ता जा रहा है। वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि काउंटरफीट ड्रग्स का मार्केट साल 16 लाख करोड़ से भी ज्यादा का है और इनमें से लगभग 67% दवाएं इंसानों के लिए खतरनाक हैं जो मार्केट में घूम रही हैं। काउंटरफीट मेडिसिन का मतलब है कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में जानबूझकर और धोखाधड़ी से मिसलेबलिंग करना, चाहे वो दवा की आइडेंटिटी हो या उसका कंपोजिशन हो या उसके सोर्स से जुड़ा कोई मामला हो। ये नकलीकरण सिर्फ ब्रांडेड दवाओं का नहीं होता है, बल्कि जेनेरिक और कन्वेंशनल रेमेडीज तक का किया जा रहा है। जेनेरिक मेडिसिन्स वो दवा होती हैं जो ब्रांडेड दवा की कॉपी वर्जन होती हैं। इसे बनाने वाली कंपनी वही एक्टिव इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करती है जो असली ब्रांड वाली दवा में होता है, लेकिन इसका नाम अलग होता है और आमतौर पर कीमत काफ़ी कम होती है। इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पिछले कुछ दशकों में 10% से ज़्यादा की ग्रोथ रेट से बढ़ रही है। एक सर्वे में कहा गया था कि बड़े बड़े शहरों में हर 5 स्ट्रिप्स में से 1 स्ट्रिप नकली बेची जा रही है। कुछ सर्वेज तो ये भी बताते हैं कि एशिया वो सबसे बड़ा क्षेत्र है जहां काउंटरफीट मेडिसिन बनती हैं और 75% काउंटरफीट मेडिसिन जो दुनिया भर में सप्लाई होती हैं, उनका ओरिजिन इंडिया है। इंडिया का फार्मास्यूटिकल मार्केट लगभग 40,000 करोड़ रुपए का है और इसमें से लगभग 20% काउंटरफीट ड्रग्स का हिस्सा है, जो करीब 35,690 करोड़ बनता है। ये रिपोर्ट 12 साल पुरानी है। सोचिए आज ये नंबर बढ़कर कहां पहुंचा होगा। हाई डोमेस्टिक डिमांड और लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की वजह से इंडिया लो कॉस्ट जेनेरिक मेडिसिन का लीडिंग ग्लोबल प्रोड्यूसर बन चुका है। वॉल्यूम के हिसाब से इंडिया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री दुनिया में तीसरे स्थान पर है और वैल्यू के हिसाब से 13वें पर। लेकिन
यही ताकत काउंटरफीट ड्रग्स के लिए भी बाजार तैयार कर देती है। मेजर फेक ड्रग मार्केट्स बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और दिल्ली में है। 2006 में इंडिया, चाइना और यूएई वो देश थे जिनसे यूरोपियन यूनियन ने सबसे ज्यादा काउंटरफीट ड्रग्स सीज की थी। 2015 में एसोचैम की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि इंडिया में बेचे जाने वाले 25% मेडिसिन या तो फेक हैं या सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि इन काउंटरफीट ड्रग्स में ज्यादातर जेनेरिक नेम्स जैसे बीटाडीन और क्रोसिन हैं। लेकिन इस रिपोर्ट को प्रफुल्ल डी शाह, जो इंडियन फार्मास्यूटिकल फेडरेशन के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्होंने खारिज कर दिया था। अब प्रफुल्ल डी शाह से पूछा जाना चाहिए कि इन बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है। जी रंगनाथन, जो कोल्ड्रिफ कप सिरप बनाने वाली कंपनी के मालिक हैं, सिर्फ उन्हें गिरफ्तार करने से क्या होगा? वो तो एक बहुत छोटा सा सिपाही है। क्या ये किसी आतंकी हमले में मारे जाने वाले नंबर से कम है 21 बच्चों की जान? मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में अब तक 21 बच्चे मर चुके हैं। लगभग 15 बच्चे किडनी फेल होने के बाद महाराष्ट्र के नागपुर में भर्ती हैं। क्या कोई सर्जिकल स्ट्राइक मेडिकल माफियाओं पर की जाएगी? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने साफ साफ बताया है कि कांचीपुरम, तमिलनाडु की श्री सन फार्मा कंपनी द्वारा बनाई गई कथित कोल्ड्रिफ कफ सिरप के एक बैच में खतरनाक जहरीले केमिकल्स DEG यानी डाई एथिल ग्लाइकॉल पाए गए हैं। DEG एक घातक और जहरीला पदार्थ है जो आमतौर पर इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट के रूप में इस्तेमाल होता है। बच्चों के लिए यह बेहद खतरनाक है और इसकी थोड़ी सी मात्रा भी लाइफ थ्रेटनिंग साबित हो सकती है, जबकि इन सिरप में इसकी मात्रा 48.6% पाई गई है। देश में दवा निर्माण ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और ड्रग्स रूल्स 1945 के तहत होता है। इसका पालन CDSCO, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और स्टेट अथॉरिटीज करते हैं। नियमों के अनुसार कंपनियों के लिए अनिवार्य है कि वे गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का पालन करें, प्रॉपर लाइसेंसेस हासिल करें और हर प्रोडक्ट की सेफ्टी सुनिश्चित करें। लेकिन भारत के दवा उद्योग में हाल ही के सालों में यह खास बदलाव हुआ। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में हाल ही में कई महत्वपूर्ण अमेंडमेंट किए गए हैं। दिसंबर 2023 में आए ड्रग्स रूल्स 2023 ने गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की शेड्यूल M रूल्स को लागू कर दिया। यानी अब कंपनियों के लिए क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का सख्ती से पालन करना अनिवार्य कर दिया गया। इसके बाद अप्रैल 2025 से लागू हुए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स 2025 ने लंबी कानूनी प्रक्रिया के बजाय अपराधों को सीधे और तेजी से एड्रेस करने का फ्रेमवर्क भी पेश कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, जन विश्वास एक्ट 2023 ने दवा कानून और बदल दिए। अब कुछ मामलों में इम्प्रिजनमेंट की सजा को मॉनेटरी पेनल्टी में बदलना संभव हो गया। मतलब कंपनियों के लिए गलती करना महंगा और रिस्की हो गया। लेकिन असली कहानी तो प्राइस डिफरेंसेस की है। भारत में प्रोपिलीन ग्लाइकोल की कीमत लगभग 998 रुपये प्रति किलोग्राम है, जबकि DEG सिर्फ 110 रुपये प्रति किलोग्राम में मिल जाता है। मतलब DEG ग्लिसरीन से लगभग 9 गुना सस्ता है। यही कारण है कि कुछ कंपनियां चीप और हैजार्डस ऑप्शन चुनने की भूल कर बैठती हैं और इसके खतरनाक नतीजे सीधे मासूम बच्चों की जान पर पड़ते हैं। फार्मेसी की दुनिया में ग्लिसरॉल का इस्तेमाल दवाओं में एक्सिपेंट के तौर पर किया जाता है। ये कॉफ सिरप्स में टेस्ट, टेक्सचर और मॉइस्चर को बेहतर बनाता है। ये स्वीटनर, सॉल्वेंट की तरह काम करता है, यानी दवा को पीने या लगाने में आसान और इफेक्टिव बनाता है। इसके बिल्कुल उलट DEG फार्मेसी में नहीं बल्कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। शर्म की बात है, जो इंजन कूलेंट और ब्रेक फ्लूइड का काम करता है उसे हमारे बच्चों को पिलाया जा रहा है। ये प्लास्टिक और रेसिन्स बनाने में भी केमिकल इंटरमीडिएट के रूप में काम आता है। DEG का सेवन सीधे सीधे एक्यूट किडनी फेलियर का कारण बनता है, जो स्थायी डिसेबिलिटी या डेथ तक ले जा सकता है। बच्चों के लिए और भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि उनकी छोटी मात्रा भी घातक साबित हो सकती है। लेकिन जांच में क्या सामने आया है? 50% लगभग उन सिरप्स में ये DEG मिला हुआ था, ये जहर। 1937 में अमेरिका में DEG के कारण 100 से ज्यादा मौत के बाद फेडरल फूड, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट लागू कर दिया गया था। इसके बाद अमेरिका ने एक भी DEG से मौत दर्ज नहीं की, यानी उन्होंने इस खतरनाक केमिकल के खिलाफ कड़े रूल्स और एनफोर्समेंट बना दिए गए थे। इसके बिल्कुल उलट भारत में 1990 के दशक में DEG की वजह से सैकड़ों बच्चों की मौत हो चुकी थी। इसके बाद 2019 और 20 में जम्मू एंड कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी कई बच्चों की जान गई। और अब अगस्त 2025 में, अभी की बात है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में फिर से वही भयानक तस्वीरें सामने आई। कई बच्चे गंभीर हालत में हैं, अपनी जान के लिए लड़ रहे हैं। 2019 और 20 के मामलों में जहां मौतें हुई थी, उसके 5 साल बाद हिमाचल की कंपनी डिजिटल विजन फार्मा के मालिक अभी भी जमानत पर बाहर घूम रहे हैं, क्योंकि भारत में
ड्रग रेगुलेटर्स को बड़ी रकम की ब्राइब देकर काम चला लेना आसान है। दवा की क्वालिटी चेक नहीं होती। जब कोई मामला सामने आता है तो चार्जशीट बहुत देर से दाखिल होती है, फिर फैक्ट्री बंद होती है, निर्माताओं की गिरफ्तारी होती है और कुछ ही समय बाद जमानत भी हो जाती है। इसके बाद कंपनी फिर से काम शुरू कर देती है। एक पैटर्न बना हुआ है। मध्य प्रदेश में भी यही सिलसिला देखा जा रहा है। अगस्त के अंत में पहला मामला जब सामने आया तो अधिकारियों को जागने में 2 हफ्ते लग गए। अगर तुरंत कार्रवाई होती तो कम से कम 7-8 बच्चों की जान बचाई जा सकती थी। राज्य और केंद्र के अधिकारी इस मामले को लगभग खारिज कर चुके थे, ये कहकर कि जांच के सैंपल्स दूषित नहीं थे। लेकिन तमिलनाडु ने अपनी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की, जिसमें स्पष्ट लिखा था कि कफ सिरप में DEG मौजूद था। तो जिन्होंने कहा कि सैंपल दूषित नहीं थे, क्या उन अधिकारियों की जांच की जाएगी या उन्हें जेल भेजा जाएगा? WHO ने 2022 में गाम्बिया और उज्बेकिस्तान में दूषित कॉफ सिरप से बच्चों की मौतों के लिए भारतीय निर्माताओं को जिम्मेदार ठहराया था। फिर भी मोदी सरकार लगातार इसे नकारती रही। जून 2023 तक केंद्र ने घोषणा की कि एक्सपोर्ट के लिए कॉफ सिरप केवल सरकार द्वारा अप्रूव्ड लैब्स में ही टेस्ट होगा। अच्छा ठीक है, लेकिन आश्चर्य की बात देखिए कि डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई करने वालों के लिए कोई ऐसा डायरेक्टिव नहीं था। गाम्बिया में DEG के कारण ही बच्चों में एक्यूट किडनी इंजरी क्लस्टर बना था। ऐसे मरीजों में मानसिक स्थिति में अचानक बदलाव, सिर दर्द और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लक्षण देखने को मिलते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक लक्षण है ओलिगुरिया का, यानी कम मूत्र का उत्पादन, जिसमें किडनियां सिर्फ 1 से 3 दिनों में काम करना बंद कर देती हैं। इस दौरान शरीर में सीरम क्रिएटिनिन और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की मात्रा तेजी से बढ़ जाती है, जो स्थिति को जानलेवा बना देती है। गाम्बिया में हुई 66 बच्चों की मौत का जिम्मेदार भारत को बताया गया, लेकिन तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने 3 फरवरी को लोकसभा में कहा था कि जांच में खांसी की दवाओं के सैंपल्स मानक गुणवत्ता वाले पाए गए हैं और DEG और EG दोनों के लिए सैंपल्स नेगेटिव आए हैं। इसी बीच जांचें शुरू कर दी गईं। महाराष्ट्र सरकार ने 108 कॉफ सिरप मैन्युफैक्चरर्स में से 84 कंपनियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी। 4 कंपनियों को प्रोडक्शन बंद करने के आदेश मिले, जबकि 6 कंपनियों के लाइसेंसेस सस्पेंड कर दिए गए। नियमों के उल्लंघन के लिए 17 फर्मों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। संजय राठौड़ ने बताया कि जिस कंपनी पर नियमों के उल्लंघन का आरोप था वो हरियाणा में स्थित थी, महाराष्ट्र में उसका कोई शाखा, कोई ब्रांच नहीं थी। मतलब साफ है, इन्वेस्टिगेशन और एनफोर्समेंट में भी भ्रम और ढिलाई है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक फर्म ने भी हेडलाइंस में जगह बनाई। उसी के कारण उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत भी हुई। नोएडा पुलिस ने कंपनी के 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। लेकिन सच ये है कि भारत में ड्रग एडल्ट्रेशन और लैक्स रेगुलरिटी ओवरसाइट की समस्या लगातार बढ़ रही है। सरकारी बयान और वास्तविक घटनाएं अक्सर एक दूसरे से विपरीत नजर आती हैं। सवाल यही है, बच्चों की सुरक्षा और इंडस्ट्री के मुनाफे में आखिर कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है? कमेंट करके बताएं और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।